अच्छा, जब आज क्योंकि जनरल डिस्कशन हम कर रहे होंगे बच्चों के साथ भी, मेरे साथ भी, फिर उसमें यही चीजें होंगी कि अब बेसिक चीजें करने वाली क्या होती हैं। इवन जब आप सब्जेक्ट्स की तरफ चले जाते हो, आपने जब सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है, आपने जब सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, उनके लिए आपने कुछ सोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं, उनको पढ़ना कैसे और उन चीजों की तरफ कैसे लेके जाना होता है, इन चीजों पर भी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें ये होता है, पहली बात तो ये है कि जब आप सी एस एस पी एम एस करने का सोच लेते हो, और सबसे पहली चीज कि आपका अपना माइंड होना चाहिए कि आप इसको करोगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक थोड़ी सी लंबी जर्नी है, थोड़ी सी क्या, अच्छी खासी लंबी जर्नी है। तो अब आप आओगे ना तो आइडिया हो जाएगा। लंबी जर्नी होती है, तो उसमें जो चीज आपको, एक होता है ना कि आपने एक एम बना लिया है, आपका एक गोल बन चुका हुआ है, और अब आपने ये देखना है कि अब आप इसको करोगे ही करोगे, हर सूरत में करोगे। ठीक है। उस पे टाइम लगाओगे, अपना पैसा लगाओगे, अपनी एनर्जीज लगा रहे होते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल टाइम ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला टाइम जो लगा रहे होते हैं। तो अब आप अगर विलिंग हो इसको लगाने के लिए, तो फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि आपने इन चीजों को कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, सबसे फिर उसके बाद दूसरी चीज आपकी क्या होगी, तीसरी चीज क्या होगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, और अगर आप फर्स्ट स्टेप की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते होगे, सेकंड स्टेप पे जाके आप एकदम से जंप करोगे, तो उसमें क्या आएगा कि आपको मसला आएगा। ठीक है। और आपको वो फर्स्ट स्टेप भी कवर करना पड़ रहा होगा और सेकंड स्टेप की तरफ भी जाना पड़ रहा होगा। तो हर स्टेप जी इसमें जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और हम छोटी छोटी सी चीजों पर प्रॉपरली बैठ के काम करेंगे, उन चीजों को देखेंगे, और फिर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जी। अब पहली चीज तो ये हो गई कि आपने सोच लिया कि आपने करना ही करना है। फिर जब आप सी अच्छा। एस एस पी एम एस की तरफ आते हो, तो थोड़ा सा हमें उसकी नेचर को देखते हैं, सी एस एस के एग्जाम की नेचर क्या है। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज जो आपको इसमें नजर आ रही होगी ना, वो पहली चीज ये होती है कि आपने तकरीब 12 सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर आप इस्लाम में आप उर्दू में ले लेते हो, या अगर आप पंजाबी चूज कर लेते हो, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स अगर निकाल लो तो बाकी भी 10 सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल। और वो सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। ठीक है। ऑल्दो कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बल्कि यहाँ पर जितनी दफा भी वेरी लगा दूं ना, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी कमांड नहीं होती इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, आप फ्लॉलेस नहीं लिख सकते, आप एक्सप्रेशन अपना बहुत अच्छा नहीं बना सकते, लिख मतलब नहीं लिख सकते उसको। तो चीजें मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी, और आगे जाके आपको इतनी मुश्किल हो रही होगी कि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने, अच्छा चलो हो सकता है कि आपने 2 से 3 सब्जेक्ट्स भी कवर कर दिए, फिर भी आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि अब इसको मैं किस तरह से लेके चलूँ, किस तरह से करूँ। ठीक है। तो ये वाली कुछ चीजें होती हैं जो कि हम जनरल चीजों की तरफ आते हुए चीजों को देख रहे होते हैं, और फिर उन चीजों को कर रहे होते हैं। अच्छा, बल्कि अब मुझे जो है, सबने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, तो वन बाय वन सबसे डिस्कशन करते हैं। फिर जो जनरल चीजें होंगी उन पर हम डिस्कस करेंगे, और फिर हमने जो एक कुछ स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाना है इसमें भी, आज की क्लास में भी, तो उन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा आयशा, एक तो आप अपना बैकग्राउंड बताओ, और दूसरा मुझे ये बताओ कि आपने सी एस एस के लिए अगर पढ़ा है तो कितना पढ़ लिया है, अगर आपने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं तो क्या आप कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हो, जनरल कुछ चीजों का आइडिया है या नहीं है आपको, कि आपने किस तरह से इन चीजों को लेके चलना होता है, तो पर मुझे थोड़ा सा बताओ। एम आई ऑडिबल मैम? मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही मैम? हाँ बस, है, आ जाएगी, बताएं आप। मैम मैंने केमिस्ट्री में बैचलर्स कंप्लीट किया है 2023 में बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने तकरीबन दिसंबर में स्टार्ट किया था सरूमर की क्लास है, CSS की प्रिपरेशन। सरूमर की ऐसे की क्लास है। ओके। उसके बाद अभी तक इंग्लिश का मैं तकरीबन मैम मिज़ना की प्रेसी वाला पेपर किया है हमने। ठीक है।
के सेशंस लिए हैं, अलग है, वो भी हमने तकरीबन कर लिया है। एबिलिटी वाला कोर्स ओके, मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझें कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स कवर हैं। तो क्या आपको जनरल चीजों का भी आइडिया है कि आप किस तरह से कर और रहे हो, तो इस्लामियात भी हमने तक। ऐसे चलना होता है? यस मैम। ओके, प्रॉपर कोई timetable बना हुआ है, आइडिया है आप मुझे कि काम कर रहे होते हो? सॉरी मैम मुझे समझ नहीं आई। और कोई प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो? यस मैम। वैसे तो 8 घंटे का बोला हुआ है टीचर्स ने भी, वो मेंटोर्स भी कहते हैं कि एटलीस्ट 8 आवर्स तो हो, लेकिन मुझसे ज्यादा से ज्यादा 6, मतलब 6 से आगे मैं नहीं जा पाती, ये बात मैं थोड़ी सी वो करती हूँ, कोशिश ओके, चलें इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। करती हूँ। हाँ, और काम भी रह जाता है, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, कोई issue नहीं। अच्छा, आमना आप बताइएगा फिर। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। I have done MPhil in English and I'm already serving as lecturer in English at Government College. लास्ट ईयर मेरी सिलेक्शन हुई थी और इसी एकेडमी के थ्रू प्रिपरेशन की थी मैंने उस एग्जाम की भी और इस एग्जाम की भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि प्रिपरेशन का जहाँ तक है, उसके बाद जुलाई 7 तक तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही थी, मतलब उस हिसाब से मुझे लगता था कि मैं काफ़ी पीछे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सामियात को तकरीबन 30% कवर कर लिया था। प्रेसी कॉम्पोजिशन भी अच्छी जा रही थी, एस्से को अभी स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई घर की कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी और अब मैंने जाके दोबारा से रिज्यूम किया इसको। तो अभी तो ये है कि अभी माइंड में बड़ा स्कैटर हुआ है, तो अभी दोबारा से इसको रिज्यूम करना है। एस्से के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ क्योंकि उसका अभी तक मैंने एज सच प्रैक्टिस कुछ नहीं की। कल हमारी फर्स्ट क्लास, मतलब मेरी फर्स्ट क्लास थी एस्से की सर नमाज सर के साथ, तो आई होप कि अब कवर हो जाएगा, इंशाल्लाह ऑल्दो टाइम बहुत कम है। किसी कवर, टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। चलेंगे। अच्छा, इसमें ना बेसिकली होता क्या है कि जब आप CSS PMS करने के लिए बैठते हो ना, अभी जैसे मैम आपने सुना होगा कि मतलब जो दो बच्चे हैं उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पे मैटर ये करता है कि सब्जेक्ट्स ना सबके कवर हो जाते हैं इन द एंड। जितना एक बच्चा जब सोच लेता है कि उसने करना है और बच्चे ने फिर उसी के अकॉर्डिंग काम भी हम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हम नोट्स भी बनाना शुरू कर देते हैं, तो इन द एंड जो है कवर सारी चीजें आपकी हो जाएंगी और ऑन टाइम हो भी जाती होती है। यहाँ पर जो चीज मैटर करती है वो ये करती है कि आपने स्टार्ट से उसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से उन चीजों को करने का क्या स्टाइल होगा। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैं पहले बात कर रही थी और फिर दरम्यान में मैंने रोका और मैंने सोचा कि बाकी सब कुछ सुनूं और फिर उसके बाद आके मैं अपनी जो बात है सबकी जनरल भी हो जाएगी और उसमें कुछ चीजें आपके लिए आयशा और कामना के लिए काम आ रही होंगी और फिर ज्यादातर चीजें नमूना के लिए होंगी कि हम इन चीजों को किस तरह से लेके चलते हैं, राइट। सबसे पहली चीज आपने ये देखना है कि आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हर तरह से। एक्सप्रेशन वाइज भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकेबलरी वाइज भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी इस तरह से नहीं कि आप जो है बहुत ही कोई मुश्किल लैंग्वेज लिखने लग जाओ, ऐसा नहीं है। सिंपल बट इफेक्टिव, ये दोनों जो वर्ड्स है ना, सिंपल बट इफेक्टिव, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है तो वहीं पे आप जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओगे अपने CSS की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही है जिस पर बहुत ज्यादा आपने फोकस करना है। अभी अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं है तो उसको ठीक करो। कुछ ग्रामर की चीजें होती हैं, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन होता है जो कि हम प्रॉपरली बैठ के कवर करते हैं, वहां से बैठ के हमने उनके रूल्स पढ़ने होते हैं, देखने होते हैं। अच्छा, अब असल में होता क्या है कि देखो हम शुरू से ही इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हमने पढ़ी ही है इंग्लिश लैंग्वेज। अब होता क्या है कि हमें समझ आ जाती है, लेकिन और अभी भी अगर जब आप अखबार पढ़ो, कोई बुक पढ़ रहे हो या कुछ भी आप पढ़े हो, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो लैग कर रही होती है वो ये है कि अगर आप एक सेंटेंस पढ़ते हो और आपको ये आइडिया नहीं है कि ये अकॉर्डिंग टू विच रूल ये करेक्ट सेंटेंस है
इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ हुआ है, इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, उनकी प्लेसमेंट। ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि आपको उन चीजों को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। ताकि हर चीज आपकी प्रॉपर क्लैरिटी के साथ है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी है, ठीक है, नहीं अच्छी उसको ठीक करो। फिर और इसी के साथ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपके दो सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक तो आपका प्रेसियन कॉम्पोजिशन है, दूसरा आपका इंग्लिश एसे है। प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन में भी ऑब्वियसली आप इंग्लिश लैंग्वेज करोगे, उसमें क्योंकि वैसे भी आपके 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स या 20 मार्क्स का मार्जिन आता है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हो तो वो किसी न किसी तरह से पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऐसे में कोई इस तरह की गलती आ जाती हैं या बार बार आप कुछ गलतियां कर रहे होते हो और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की गलतियां हैं, तो आपको कभी भी पास नहीं करेगा एट एनी कॉस्ट। ये आप लिखवा के ले जाए। ऑल्दो कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इंग्लिश ऐसे को करने के लिए, बट स्टिल उसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो एक तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करना है। अगर बेहतर है ठीक है, अगर नहीं बेहतर तो आप वैसे भी ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या अभी मुझसे पूछ लोगे तो मैं आपको कुछ बुक्स बता दूंगी, आपने वो बुक्स लेनी है और उन बुक्स से आपने ग्रामर का पोर्शन कवर करना है और प्रॉपर वाला बैठ के कवर करना है। ठीक है। उस पर आप टाइम लगाओ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पूरा महीना भी लग जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज उस वक्त आपकी चल रही होगी, आपके साथ साथ और सब्जेक्ट्स भी चल रहे होंगे। ठीक है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को कोई अगर आप 2 से 3 घंटे देते हो तो वो एक अच्छी चीज हो जाएगी। और उसके आप प्रॉपर यूज भी कर रहे होते हो, फिर आप कुछ पैराग्राफ्स भी लिख रहे होते हो, फिर आप उनको चेक भी करवा रहे होते हो। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि आपका करंट इश्यूज के साथ कितना कनेक्शन है। करंट इश्यूज में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको आइडिया है कि चीजें क्या चल रही हैं, डोमेस्टिक इश्यूज आपके कौन से हैं, इंटरनेशनल इश्यूज आपके कौन से हैं, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप ये समझें कि आपको हर पेपर करते हुए, इवन ऐसे का पेपर भी करते हुए, ऐसे का पेपर आप उठा के देखो अभी कोई पास पेपर, उसमें आपको 6 to 7 या 8 जो है टॉपिक्स इस तरह के मिलेंगे जो कि करंट इशू के साथ रिलेटेड। ठीक है। अब अगर वो करंट इशू के साथ रिलेट करेंगे और आपको आइडिया ही नहीं है कि करंट इश्यूज में चल क्या रहा है, डोमेस्टिक इश्यूज में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली के किस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप ना तो उनका एनालिसिस कर सकोगे, ना उन पर आर्गुमेंटेशन बिल्ड कर सकोगे, और इन चीजों को किस तरह से हम प्रूव कर रहे होते हैं हम वो भी नहीं कर सकते। अभी जैसे आप ऐसे का मुझे नहीं आइडिया कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन उसमें जो है जैसे पैराग्राफ राइटिंग होती है, पैराग्राफ राइटिंग में अब आपने हर चीज को प्रूव सर कर। ने आउटलाइन करवा दी थी हमें, और ना उसके अलावा कल हमें मैम सर ने करवाया है पैराग्राफ राइटिंग, उसकी थीसिस स्टेटमेंट और समरी कैसे लिखी है, ये बताया है सर ने कल हमें। ओके ओके दैट्स गुड। फिर उसमें यही होता है कि देखो आपने वहां पर भी हर एक चीज को प्रूव करना है विद फैक्ट्स, विद डाटा या विद कोट्स, विद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बुक्स के भी होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स के भी होते हैं, तो वो आपने हर एक चीज को प्रूव करना होता है, और सिर्फ ऐसे में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये वाली जो चीजें होती हैं इन पर अगर आपकी कमांड है तो आप एक अच्छे तरीके से उसको ले सकोगे, प्रॉपरली उसको डिस्कस कर सकोगे, आप उन चीजों पर लिख सकोगे। अदरवाइज आप उन चीजों पर ना ही लिख सकते हो, ना ही आपका वो एक मेच्योरिटी आ रही होगी नॉलेज की, और ना ही आपकी लैंग्वेज अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे की तरफ हो जाती है तो ना लैंग्वेज और ना ये वाली चीजें, तो ये आपको बहुत और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब आपने बेसिकली करना क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हो अपनी तो आपने इसकी स्टार्टिंग में ही अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। फिर उसके बाद आपने अपने करंट इश्यूज पर लाजमी काम करो, करंट इश्यूज को पढ़ना शुरू करो। जब आप, और यहीं से हम थोड़ा सा आगे की तरफ अपनी उसको लेके जाते हैं कि जब हम ये कह रहे होते हैं ना कि आपने करंट इश्यूज पर पढ़ना है, तो फिर करंट इश्यूज को पढ़ने का क्या स्टाइल होता है, कहाँ से पढ़े जा रहे होते हैं, सोर्सेज कौन से होते हैं। ऑब्वियसली दूसरी चीज ये राइज हो रही होगी, क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि आपने अगर ये पढ़ना है तो आपने कहाँ से पढ़ना है। पहली चीज, पहला क्या है, आपने डॉन्स से ही उसको पढ़ना शुरू कर।
ठीक है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि पहली चीज डॉन है, दूसरा क्या होगा कि कुछ मैगजीन्स होंगे जो कि आप पढ़ रहे होंगे, मैगजीन्स के नाम मैं आपको बता दूंगी। और जो है अगर पीडीएफ के फॉर्म में, वो बाज़ का पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते होते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मिलते हैं, कुछ वो हो गए, और कुछ जो है वो हम एक या दो मैगजीन हम खरीद रहे हो, ठीक है, और वो मंथली देते हैं। लेकिन जो अखबार आ रहा होता है वो डेली होता है, लेकिन आपने उसको रोजाना का रोजाना करते जाना होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ जो है हम बुक्स भी स्टार्ट कर देते होते हैं, एक या दो बुक्स आप साथ में जनरल स्टार्ट करते हो, और वो इस तरह की बुक्स होनी चाहिए या इस तरह की बुक्स होती हैं, बल्कि वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक्स होंगी जिनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो वो इस तरह की बुक्स होंगी जिससे आपकी लैंग्वेज भी बेहतर हो रही होगी, जिससे आपको पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हेल्प आउट हो रही होगी। और फिर उसी तरीके से आगे जाते हुए आपको एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन होता है इवेंट्स का, वो भी बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको पता चलेगा कि अगर कोई एक अच्छी बुक होती है तो उसमें जो बेसिकली आर्गुमेंटेशन का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, उसमें बेसिकली एनालिसिस जो दिया हुआ होता है किस तरह का दिया हुआ होता है, मतलब वो जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उसको किस तरह से ये चीजें दे रहे होते, ठीक है। मतलब उतना मेच्योरिटी का एक लेवल वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, राइट। ये वाली कुछ चीजें हैं जो कि हमने करनी ही करनी होती हैं। अच्छा, फिर अब जब हम इन चीजों के बारे में, दो से तीन इन चीजों के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें से फिर सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि आपने जो है डॉन न्यूज़पेपर पे पढ़ना होगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा था। पहला डॉन न्यूज़पेपर है, दूसरा फिर आप फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पढ़ोगे, वो अगर आप पीडीएफ फॉर्म में लेके पढ़ते हो तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है क्योंकि महंगा ज्यादा है, ठीक है। तीसरा जो है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के बाद एक करंट अफेयर्स के नाम से मैगजीन आ रहा है, और वो छोटा सा मैगजीन होता है, मंथली होता है। वो आपको मुल्तान किताब घर से, अगर आप मुल्तान से ये सारे, तो मुल्तान किताब घर से आपको आराम से मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा। अच्छा, करंट अफेयर्स का वो मैगजीन आप पढ़ोगे, और फिर हम जो है डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वहां से हम जाके इनको कवर कर रहे होते हैं, वहां से हम जाके बेसिकली रिसर्च आर्टिकल्स निकाल रहे होते हैं। वो उन वेबसाइट्स का लिंक जो है ना वो मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी, ठीक है। कुछ ये तीन चार चीजें हम रखते रहते हैं। अच्छा, अब फिर दोबारा से हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट में जो हम करते हैं वो है डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपके सामने डॉन न्यूज़पेपर ओपन करूंगी और इनको हम देखेंगे कि पढ़ने का बेसिकली स्टाइल क्या होता है डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने का। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको कहूँ कि आपने कल डॉन न्यूज़पेपर पढ़ के आना है, तो क्या आप पूरे का पूरा डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, तो कल तक तो आपकी वो चीजें कंप्लीट ही नहीं होंगी, ठीक है। तो उसमें से कुछ पेजेस होते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं, कुछ पेजेस होते हैं जो कि हमारे काम के बिल्कुल नहीं होते, और हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं, उनको कवर हम नहीं कर रहे होते। तो कुछ इन चीजों को अभी हम डिस्कस भी करेंगे। और दूसरा तो ये होता है, मैं अभी जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, इसमें नॉन न्यूज़पेपर ओपन किया हुआ होगा। अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें ना पहली चीज जो है, जो जब हम ये देखते हैं कि हमने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि डॉन क्यों पढ़ना है, और भी बहुत सारे जो है वो न्यूज़पेपर है और वो बहुत अच्छा लिख भी रहे होते हैं और उसमें बहुत अच्छी चीजें दी हुई होती हैं, तो हमने डॉन ही क्यों पढ़ना होता है। और इवन अगर आप तकरीबन 80% से जाके पूछेंगे पूछेंगे ना जिन्होंने किया हुआ होगा, तो वो सारे कह रहे होंगे कि आपने डॉन डॉन पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली रीजन ये होती है इसकी कि देखो, जब आपने करना होता है तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को भी इसमें कवर करना है, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर जिस तरह की दी जा रही होती है, लिखी जा रही होती है, वो एक स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है जो कि यूज की जा रही होती है। और जब हम किसी भी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं और हर रोज बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चीज हमारे माइंड में जाएगी ही जाएगी। अगर आप नहीं भी चाहोगे ना कि ये चीज मेरे माइंड में ना आ जाए, वो फिर भी जाएगी, ठीक है। आप उसी का मेथड भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है
कि इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज को चलो फिर छोड़ दें, अगर हम साइड पे करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप सीएसएस की जर्नी में आ गए हो या पीएमएस की जर्नी में आ गए हो, तो आपका हर इशू पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड नहीं हुआ है किसी भी चीज पे, किसी इशू पे, तो उसको प्रॉपरली बैठ के पढ़ो, समझो कि वो चीज क्या है, और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी बिल्ड करो। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड नहीं हुआ है, तो ना तो आप जाके पेपर बैठ के अटेम्प्ट कर सकोगे, और इन द लॉन्गर रन जब आप इंटरव्यू में जाके बैठ रहे होगे, आप क्या ही बोलोगे उस चीज पे। ठीक है? तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है, और पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड होने के साथ एक चीज अटैच होती है, वो होती है बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? पॉइंट ऑफ व्यू ना सबके बिल्ड हो जाते होते हैं। अभी जाके बाहर किसी भी मतलब एक इंसान से बात कर रहे हैं, और आप पूछ लें कि पाकिस्तान में ना क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो आपको 10 इश्यूज खड़े खड़े गिनवा देगा। क्यों? क्योंकि वो इश्यूज जो है फेस किए जा रहे होते हैं, राइट? अब जो है, जो हमें और एक लेमैन में जो फर्क आएगा वो ये आता है कि आपने उन चीजों पर एक जो पॉइंट ऑफ व्यू देना है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है? बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू में होता क्या है कि जब हम कुछ इश्यूज पर पढ़ रहे होते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू या उस चीज का नॉलेज हमारे माइंड में जा रहा होता है, तो हम ना उसको हर तरीके से सोच रहे होते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और उसकी बहुत सारी चीजें जब हमारे माइंड में चल रही होती हैं, तो उसमें से बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा किस तरह से आ रहा होगा। वो इस तरह से आता है कि जब आप कोई भी चीज ध्यान में पढ़ते हो बैठते हो, उन्होंने जब अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता है तो वो बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड भी होता है, और दूसरा ये होता है कि उसको प्रॉपर आर्गुमेंटेशन के थ्रू उस चीज को प्रूव भी किया हुआ होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है मतलब स्ट्रेंथन किया हुआ होता है। ठीक है? तो ये तीन चार चीजें आप प्रॉपरली बैठ के देखोगे इसमें से और सीखोगे इसमें से। ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम डॉन का न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसी को पढ़ना शुरू करते हैं, और शुरू से लेके एंड तक हम यही डॉन का न्यूज़पेपर ही जाके पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, और इसमें हम ये देख रहे होंगे कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। अच्छा, जब आप, और वैसे आप हार्ड फॉर्म में लो और इसको पढ़ो, अदरवाइज वैसे तकरीबन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वैसे भी आप जो है ऑनलाइन पे आके पढ़ना शुरू कर देते हो, लेकिन हार्ड फॉर्म में स्टार्ट में हार्ड फॉर्म में पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब जब आप डॉन न्यूज़पेपर आपके पास आ गया, आपने क्या किया? फर्स्ट पेज ओपन किया इसका। फर्स्ट पेज ओपन करने के बाद जो है, आपने इसकी हेडलाइंस पढ़नी है। ठीक है? जो भी फर्स्ट पेज पर हेडलाइंस दी होंगी, आपने जल्दी से हेडलाइंस को देखना है एक दो में, राइट? आपने हेडलाइंस देख ली, उसके बाद आप, अब ये देखो, ये फर्स्ट जो है वो न्यूज है। अब जो फर्स्ट न्यूज मतलब दी गई होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, और आप ये भी समझें कि जो आपके एडिटोरियल्स आगे जाके दिए गए होते हैं और उन पर आगे जाके हम अभी डिस्कस भी करेंगे, वो तकरीबन आपकी फर्स्ट या सेकंड न्यूज से ही उठाए गए होते हैं, क्योंकि न्यूज इस तरह इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उस पर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना जरूरी हो जाता है। ठीक है? तो अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, अगर आपका ये फर्स्ट डे है किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने का, या न्यूज भी इवन अगर आप पहले सुनते आ रहे हो, तो फिर तो थोड़ा सा आइडिया होता है कि क्या चल रहा है बेसिकली। अगर नहीं पता और आपका फर्स्ट डे है, आप क्या करोगे? फर्स्ट पहले तो हेडलाइन आपने पढ़ ली, उसके पॉइंट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद आप इस पूरी खबर को बैठ के पढ़ लो। होता क्या है कि आपने करना होता है इसका बैकग्राउंड का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये खबर बेसिकली है क्या, ये किस चीज पर बेस कर रही है, इसका बैकग्राउंड क्या चला है, और अब क्यों ये खबर आई है आज। ठीक है? अब तक के मतलब पीछे से लेके अब तक का आपको आइडिया होना चाहिए, और जब आपको आइडिया होता है तभी आप और अगर आपको आइडिया नहीं होता है तभी आप इस पूरी खबर को पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आइडिया है कि पीछे क्या चल चुका था, और उसके बाद किस तरह के इवेंट्स हुए, और अब जो खबर आई हुई है ये किस वजह से है,
तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होता है ना, तो फिर इसको पूरा भी पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। हम इसको थोड़ा सा मतलब पढ़ते हैं और एक बहुत ही जनरल सा आइडिया लेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये आपका फर्स्ट डे है फिर आप इसको लाजमी पूरा पढ़ोगे ताकि आपका एक प्रॉपरली बैकग्राउंड बिल्ड हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरा फिर ये होता है कि अब और तकरीबन सबके साथ फर्स्ट न्यूज, सेकंड न्यूज, थर्ड न्यूज, फोर्थ न्यूज, फिफ्थ न्यूज जो भी आ रही होंगी हम इनको इसी तरीके से लेकर चलेंगे। उसके बाद ना आपने जब हेडलाइंस देखी होती हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि कौन सी न्यूज ऐसी है जिसको पूरा पढ़ने की जरूरत है, कौन सी न्यूज ऐसी है जिसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट न्यूज है और जैसे मैंने कहा है कि इस पे एडिटोरियल भी लिखा जा रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको पूरा भी पढ़ लेते हैं अगर हमें आइडिया पहले नहीं होता है तो। अब यहाँ पे जैसे कुछ ऐसी न्यूज होती हैं कि अगर हम उनको पूरा नहीं पढ़ेंगे ना तो कोई इशू भी नहीं होता, चाहे हम हमें उसका बैकग्राउंड पता हो या ना पता हो। ठीक है, तो उसको हमने इस तरीके से देखना होता है, इस स्टाइल से देखना होता है कि वो न्यूज़पेपर हमारे किसी काम की होगी या नहीं होगी। स्टार्ट में बाज़ हमें आइडिया नहीं होता है, लेकिन आगे जाके हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट्स डिफरेंट कवर कर रहे होते हैं ना, तो सब्जेक्ट्स कवर करते हुए जब हम टॉपिक्स देखते हैं कि अच्छा ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी खबर कहाँ जाके रिलेट कर जाएगी। ठीक है, तो अगर रिलेट कर जाती है तो ठीक है, अगर रिलेट नहीं करती है या कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं जो कि उसी दिन नहीं है। अब जैसे बाजू बात इस तरह से होता है कि बारिश पे ना कोई न्यूज आई हुई होती है। अब बारिशें होती रहती हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल के कोई कुछ बहुत ही इस तरह की ज्यादा हो जाए कि वो फ्लडिंग की सिचुएशन में जाना शुरू हो जाए, तो उसको हम कर रहे होंगे। तो उसको हम बेसिकली नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो हैं हम इस तरह से देख के और फिर उसको करते हैं, अदरवाइज कुछ चीजें पूरी की जा रही होती हैं, कुछ चीजें पूरी नहीं की जा रही होती। अच्छा, उसके बाद ना आपने फ्रंट पेज खोला होता है, फ्रंट पेज को आपने इस तरह से हैंडल किया, फिर आप आओगे बैक साइड पे और ये है इंटरनेशनल पेज। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट पेज ही कवर करना है, फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल पर आओगे और बिल्कुल सिमिलर मेथड से आपने जिस तरह से फर्स्ट पेज किया होगा उसी मेथड से आप इंटरनेशनल का पेज कवर करोगे कि पहले आपने हेडलाइंस देखी, फिर उसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हुई वो आपने पढ़ी पढ़ी, कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थी उनकी बस आपने हेडलाइन देखी और उसको छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इंटरनेशनल प्रेशर माउंट फॉर गाजा टर्स, ये जो है अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे ना ठीक हो जाएगा, पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बात चल रही है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं इसको, जो पैलेस्टाइन इशू जो चल रहा है, जब हम सोशल मीडिया पे इसको पढ़ रहे होते हैं और हम इसका टॉपिक भी कवर कर रहे होते हैं, अलग से भी बैठ के हम इस पर रिसर्च आर्टिकल निकाल के भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमें उसमें अच्छा खासा आइडिया हो जाता है, यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये कवर हो जाएगा। अब इसी तरह से टू हिजबुल्लाह फाइटर्स किल्ड इन इस्राइली स्ट्राइक, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब दो हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे और वो मारे गए। ओके, फिर उसके बाद जो है US lifts restrictions on Saudi weapons with eye on resolving Gaza crisis। ये वैसे सारे का सारा ही तकरीबन गाजा पर ही दिया हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तकरीबन कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करके उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। US fears Iran attack on Israel this week, ये पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इसराइल या पैलेस्टाइन पे इशू चल रहा है उसमें ईरान जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकता है, या तो वो इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या फिर किसी एक साइड पे इसको ले जाएगा। अच्छा, अब सेकंड इंटरनेशनल इशू, इंटरनेशनल हम पेज की तरफ आएंगे बिल्कुल सिमिलर वे में जिस तरह से आपने फर्स्ट या सेकंड इंटरनेशनल का पेज आपने किया, उसी तरह से हमने क्या करना है, ये वाला पेज करना। अब जैसे एथेंस सबर्ब्स ऑन फायर एज ग्रीस सीट्स EU है, इसको हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के साथ जाके थोड़ा सा अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर दूसरा है मुस्लिम गार्ड रेस्क्यूज गर्ल फ्रॉम नाइफ अटैकर इन लंदन, ये आप पूरा पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि लंदन में जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स चल रही थी और मुसलमानों के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा विल किया हुआ था। तो अब अगर ये एक चीज आई है
तो ये किस तरह से हेल्प आउट कर रही होगी मुसलमानों को, तो ये वाली चीज आप इसको आप थोड़ा सा इस न्यूज को आप पूरा पढ़ोगे। अच्छा, फिर अगर आप यहाँ पे आते हो, रशिया स्ट्रगल्स टू कंटेन यूक्रेन पुश, इसको भी आप पढ़ो क्यों, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो आपका करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। अच्छा, फिर उसके बाद 700 माइग्रेंट्स रीच ब्रिटेन ऑन 11 बोट्स। माइग्रेंट्स इशू भी चलता रहता है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज आपको यहाँ से भी पता चल गया कि अच्छा ठीक है, मतलब 7 माइग्रेंट्स थे वो 11 बोट्स पर गए। इसको फिर पूरा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कैटलोनिया स्वीयर्स इन न्यू गवर्नमेंट एंडिंग सेपरेटिस्ट रूल, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूएस 6 फियर मोदी गवर्नमेंट इज थ्रेटनिंग सर्वेलिंग एंड डॉक्सिंग them, ये भी हम पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि इंडिया और बेसिकली US 6 उसमें क्योंकि अटैच हो जाते हैं वहाँ की बेसिकली माइनॉरिटीज हैं, और फिर मोदी गवर्नमेंट के साथ मतलब इंडिया के साथ, तो इसको भी हम पूरा पढ़ लेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरे का पूरा जो मतलब वो एक पेज होता है उसमें हमें पूरा पढ़ना पड़ रहा होता है, क्यों, क्योंकि उस दिन में ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज दी हुई होती हैं या कुछ इस तरह की बातें की हुई होती हैं। बाज़ बात ऐसा होता है कि वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है, बस एक खबर उसमें से जो इंपॉर्टेंट निकलती है जिसको हम पढ़ रहे होते हैं और बाकी वैसे ही छोड़ देते हैं। उससे पीछे आप आओगे बिजनेस के पेजेस पे, बिजनेस का पेज भी बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप पढ़ रहे होगे, बस आपने क्या करना है, ये जो स्टॉक मार्केट वाली जो चीजें दी होती हैं इसको हम हमारा कोई लेना देना नहीं होता, इसको आप छोड़ दोगे। बाकियों को बिल्कुल सिमिलर मेथड से आपने पहले क्या पढ़नी है, हेडलाइंस पढ़ो, अगर वो इम्पोर्टेंट है पूरा पढ़ो, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पूरा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है जी, इस तरह से आप ये कर रहे होगे। दूसरा, फिर एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि ऑन एवरी मंडे 4 पेजेस आ रहे होते हैं बिजनेस पे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन जाके देखो ना तो मेट्रो पेजेस से ना नीचे करके उन्होंने दिए गए होते हैं, और अगर जो है आप हार्ड फॉर्म में मंगवाओगे तो वो बिजनेस का पेज ही बिल्कुल अलग होता है, जिस तरह से वो 4 पेजेस होते हैं तो वो पेज अलग ही होता है। आपने क्या करना है, वो 4 पेजेस आपने निकालने हैं वहां से, और निकाल के अपने पास सेव करके रख लेना है, और हर दिन आप उसका एक आर्टिकल लाजमी पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल्स दिए गए होते हैं, इकोनॉमी को हर एक सेक्टर के साथ जो है वो अटैच किया हुआ होता है, और उन पर रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छे और इस तरह की चीज होती है कि वहां से हमारे नोट्स फॉर्म में अच्छी सारी चीजें निकल के आ रही होती हैं, और जो हम आगे जाके अभी मैं बता रही हूँ कि इस जो हम डॉन पढ़ रहे होते हैं या जो हम डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं उससे हम क्या बना रहे होंगे, अपनी फैक्ट बुक बना रहे होंगे, तो जो फैक्ट बुक आपके काम आ रही होती है इन द एंड भी वो सारी चीजें आपकी इसी में ही जा रही होंगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि आपने और बेसिकली बात ये होती है कि इकोनॉमी जो है ना वो आपके हर सेक्टर के साथ अटैच होगी, ठीक है। कोई भी चीज छोटी से छोटी भी आपने करनी हो या लेनी हो, वो विदाउट मनी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो अब अगर इसी चीज को देखते हुए अगर आप इकोनॉमी, एक बड़ी इकोनॉमी को या एक कंट्री की इकोनॉमी को डिफरेंट इश्यूज के साथ जोड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो वो वही चीजें उसी में दी हुई होती हैं और वो उसी में वो चीजें आई हुई होती हैं, और आपने क्या करना है कि हर दिन में उसका एक आर्टिकल लाजमी बैठ के पढ़ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने ये जो नेशनल वाले पेजेस दिए हुए हैं कुछ 1 2 3 4, ये नेशनल वाला पेज, ये नेशनल के पेजेस, और ये नेशनल पेज, ये आपने छोड़ देना होता है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप एक नजर से गुजारोगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, फिर आप आते हो एडिटोरियल के पेज पे और ओपिनियन के पेज पे, ठीक है। ये 2 पेजेस होते हैं बेसिकली। अब जो एडिटोरियल का पेज है उसमें क्या होता है, ये 3 जो हैं आपको एडिटोरियल्स दिए गए होते हैं, आपने ये 3 एडिटोरियल्स लाजमी पढ़ने हैं हर सूरत में, ठीक है। फिर होते हैं 4 कॉलम्स, 1 2 और नेक्स्ट पेज पे 3 4, ठीक है। ये 4 कॉलम्स और 3 एडिटोरियल्स, ये आपने पढ़ने होते हैं। 3 एडिटोरियल्स जो आप लाजमी पढ़ोगे, उनको किसी सूरत में आपने छोड़ना नहीं है।
कॉलम्स में जो है बेसिकली बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं कि वो जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी पर्सनैलिटी पे लिखा हुआ होता है, जो कि हमारे ज्यादा हम इन चीजों की तरफ अगर नहीं जा रहे होते, या वो पर्सनैलिटी जो है वो हमारे इस बेसिस में ज्यादा काम नहीं आ रही होगी, तो हम उसको अगर आप पढ़ना चाह रहे हो उसको पढ़ लो, अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो उसको छोड़ दो, उसमें कोई इतना बड़ा वो चीज नहीं आ रही। अच्छा, जब आप ये इस पेज पर आते हैं ना, तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम की होती हैं, और एक हमारे हर पेपर में हेल्प आउट कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे पहले जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपने एडिटोरियल निकाला, आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, उसमें से सबसे पहली चीज जो आप देखोगे वो आप इंग्लिश लैंग्वेज उसकी देखोगे। किस तरह से? आपके माइंड में होना चाहिए कि अच्छा, अब मैं कोई अखबार पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज मैंने देखनी है, ये इस पे थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है। अच्छा, अब गौर करने की जो बात आती है वो इसमें इस तरह से होती है कि आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव की प्लेसमेंट कहाँ पर आई हुई है, वर्ब इसमें से कौन सा है, वर्ब की प्लेसमेंट क्या है, एडवर्ब इसमें से कौन सा है, एडवर्ब की प्लेसमेंट क्या है, उसने इन चीजों को किस तरह से रखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहली चीज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है। ठीक है, इसमें से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखोगे। दूसरी चीज जो आप इसमें से देखोगे वो आप ये देखोगे कि इसने टेंस किस तरह का यूज किया हुआ है। तीसरी चीज जो आप इसमें से देखोगे वो आप ये देखोगे कि क्या ये एक्टिव में उसने बात की हुई है या पैसिव में बात की हुई है। ठीक है। फिर तीस फोर्थ वन ये आ जाती है कि अगर उसने कोई भी बात इन्वर्टेड कॉमास में करके दी है, राइट, अगर कोई भी चीज उसने इन्वर्टेड कॉमास में करके दी हुई होती है तो वो एक प्रॉपर रेफरेंस होता है। वो वैसे आपको ज्यादातर एडिटोरियल में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कॉलम के अंदर। लेकिन उसने लिखा कैसे है, लिखने का क्या स्टाइल उसने दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने सिमिलर मेथड अडॉप्ट करना है। ठीक है। तो वो हम चाहे तो देख के कहीं से अडॉप्ट करें, या चाहे हमें कोई बता दे सिमिलर चीज ही आ रही होगी, तो ये हमने क्या करना होता है, इन चीजों पर हमने देखना है। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि जब मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ इसको पढ़ने के लिए, तो मैं इसकी इंग्लिश लैंग्वेज पर गौर करूंगा, राइट, या करूंगी। ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरा इसमें से जो हम जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि अभी आप स्टार्ट में इसको जो है हार्ड फॉर्म में ले लो, वो इस वजह से मैंने कहा था कि जब आप इसको पढ़ने के लिए बैठे हो, अभी मैंने आपको कहा था कि इस पे आपने सिर्फ गौर करना है। जो इसमें से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निकल रही होती है वो होती है वोकैबुलरी। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं आते। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कि आपको आते होंगे, समझ भी आती होगी, उनके मीनिंग्स भी आते होंगे, और आपको पता होगा कि ये वर्ड किस तरह से यूज किया हुआ है इस सेंटेंस में। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते होते। आपने क्या करना है, अपने डिक्शनरी ओपन करो, पहले उस वर्ड को वहां पे हाईलाइट करते जाओ। एक ही गो में आपने पढ़ना है, एक ही गो में पढ़ते हुए जो वर्ड्स नहीं आ रहे उनको हाईलाइट करो और डिक्शनरी से देखते जाओ। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या करना होता है, आपने अपनी एक वोकेबलरी का एक रजिस्टर बनाना है, जिसमें आप लाइंस लगाते हो दोनों साइड पे, कि एक पे लिखो मीनिंग, वर्ड्स, सॉरी, वर्ड्स, मीनिंग, और फिर उसके बाद सेंटेंस बना रहे होगे। अच्छा, और उसमें क्या होता है कि जब आप इस तरह से लिख लेते हो, तो हर दिन में हो स्टार्ट में हो सकता है कि आपके 10 वर्ड्स निकल रहे हैं, 20 वर्ड्स भी इवन निकल रहे हैं जो कि आपको ना आते हैं। लेकिन आगे जाते जाते इवन 10 दिनों बाद या 15 दिनों बाद आपको पता चलेगा कि वो जो 10 to 20 वर्ड्स थे, अब वो 6 to 7 वर्ड्स होना शुरू हो गए हैं, और वो 6 to 7 वर्ड्स भी आगे जाते जाते 5 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर 2 हो जाते हैं, निकलते रहते हैं। लेकिन अब वही चीजें फिर कम होना शुरू हो जाती हैं, और इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी वोकेबलरी भी तैयार हो रही होगी, जो कि हम सिनोनिम एंटोनिम की तरफ भी तकरीबन जा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक वोकेबलरी एक तो आपकी इस तरह से तैयार हो जाएगी। दूसरा आपका क्या होता है यहाँ से, अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है, आ, एक मिनट।
हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें क्या होगा कि आपका एक वोकेबलरी का रजिस्टर होगा जो कि आप बना रहे थे। इसके ना एक तो दो फायदे होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी यही इसमें होती है कि अब जो है, एक तो आपकी वोकेबलरी तैयार होती है, आपको जीआरई वर्ड लिस्ट या किसी भी बुक से जाके रटे नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब आप एक वर्ड को लोकेट करते हो, ठीक है, डिक्शनरी में जब आप लोकेट करते हो तो उसमें से आपने पहले तो ये देखना होता है कि ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, और उसके साथ छोटा सा करके आप वो लिखते भी हैं। आपको उस वर्ड का पता चलेगा वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में लाई करता है, उसका पता चलेगा, फिर आपको जैसे मैंने कहा है वर्ड लिखना है, मीनिंग लिखना है और उसका सेंटेंस लिखना है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस आपने जो पहले दिया हुआ है आपने वही सेंटेंस कॉपी करना है। ठीक है। जो आपको डिक्शनरी में दिया हुआ होता है, या अगर आप गूगल पे जाके लोकेट कर रहे होते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एक वर्ड लिखती हूँ। भाई, अब ये वर्ड आ गया है। ठीक है। अब इसने ना नीचे करके, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जहां पे कर्सर है वहां पे उसने एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, उस वर्ड को लेते हुए। अब आपने क्या करना है, एक सेंटेंस आप यहाँ से उठा के कॉपी करोगे, लेकिन दूसरा सेंटेंस उसी वर्ड को लेते हुए आपने खुद बनाना होगा। ठीक है। जब आप खुद बनाओगे तो आपको ना तो वो वर्ड भूलेगा, ना उस वर्ड का यूज भूलेगा, और आपको आपके बल्कि वो जो वर्ड होता है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी कि आपकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए बट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो वो वोकेबलरी के थ्रू आप जो है अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव भी बना रहे हो। ठीक है। तो ये वाली चीज भी उसी में ही आ रही होगी। अच्छा, अब आपने एक तो वोकेबलरी का रजिस्टर अलग से आपने मेंटेन करना ही करना है। स्टार्ट से उसको मेंटेन करना शुरू कर दोगे ना, तो आगे जाते जाते और बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, फिर जो जब आपने यहाँ से और यहाँ से देख लिए, वर्ड्स भी निकल गए और उसमें से वो सारी चीजें आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज को फिर हमने साइड पे किया। दूसरी कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें यहाँ से निकालनी होती है। यहाँ से क्या, कॉलम, अगर आप कोई पढ़ रहे हो, आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, मैगजीन का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आर्टिकल अगर वो एस्से के फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, आप वो पढ़ रहे हो, चाहे वो 4 पेजेस हैं, चाहे वो 10 पेजेस हैं, चाहे वो 12 पेजेस हैं, या चाहे वो 100 ऑफ पेजेस पे वो कोई एक बुक है। ठीक है। उसको करने का, उसको पढ़ने का एक स्टाइल होता है, और उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करने का एक स्टाइल होता है। ठीक है। तो वो हम कर रहे होते हैं बेसिकली। अभी आप उसको यहाँ से स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप उसको मैगजीन बुक्स और जो भी चीजें पढ़ रहे होगे उनमें जाके वो चीजें अडॉप्ट कर रहे होगे। अच्छा, इसमें तो अभी मैं सिर्फ आपको तरीका बता दूंगी, कोई एक नेक्स्ट क्लास या हो सकता है कि दरम्यान में हम कोई एक क्लास ऐसी रख लें कि जिसमें एक आर्टिकल जो है, मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि आप पढ़ रहे होगे, आप भी पढ़ के आओगे, मैं भी पढ़ के आऊंगी, और बल्कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैंने हाईलाइट की हुई होंगी, और उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि वो कितनी डिस्कस। अच्छा, अब जो है मुझे, और इसमें वर्ड, आप बैठोगे पढ़ने के लिए, कॉलम या एडिटोरियल, ज्यादातर बेसिकली कॉलम, उसमें से ना कुछ चीजें निकल रही होती हैं जो कि हम देते हैं। पहली चीज क्या है, अच्छा, जो हम पहली चीज देखेंगे ना इसमें से, ये लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा मेरे प्यार में। अच्छा, जो हम पहली चीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो होती है फैक्ट्स। दूसरे होते हैं
रेफरेंसेस। तीसरे होते हैं, तीसरी होती हैं बल्कि कोट्स। फोर्थ पे आ जाती हैं आपकी केस स्टडीज। ठीक है। अच्छा, अब इन पे ना वन बाय वन करके मैं बात करूंगी, और पहले तो मैं आपको इन चीजों के बारे में समझा रही हूँ। श्योर, ये फिर हम एंड पे जो है ना क्वेश्चन, मतलब मैं आपसे क्या क्वेश्चन से। अच्छा, अब इनमें जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फैक्ट्स तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि फैक्ट्स जो हैं क्या होते हैं बेसिकली। फैक्ट एक कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि कोई ऐसा इवेंट जो कि किसी भी टाइम फ्रेम में हो गया है, ठीक है, वेल नोन हो और प्रूवन हो। वेल नोन भी होता है और ये ऑब्वियस सी चीज होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है कि वो वेल नोन होगा नहीं होगा, और प्रूवन हो। अगर वो चीज प्रूवन नहीं है वो फैक्ट नहीं है, राइट। पहली चीज, कोई भी इवेंट किसी भी टाइम फ्रेम में हो गया हो, अब वो हो चुका है, टाइम फ्रेम में होने के बाद उसके बाद क्या चीज आ जाती है कि वो वेल नोन होता है और प्रूवन होता है। अब जैसे कोई भी किसी भी किस्म का इंसिडेंट हुआ, अब जैसे जो जिसकी तरफ माइंड जा रहा होता है ना कि कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुका, ठीक है, तो किसी टाइम फ्रेम में ही हुआ होगा, किसी डेट को ही हुआ होगा। अब उसमें कुछ लोग भी मारे गए होंगे और वो भी प्रॉपर, मतलब नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं, वो आ गए। तीसरा फिर इसमें क्या होता है, वेल नोन भी होता है कि जाहिर सी बात है क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है जो कि और उसके बारे में सबको पता तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, और वो प्रूवन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हो कि कोई भी इस तरह का इंसिडेंट जो कि जैसे टेररिज्म के पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं। खैर, सारे इल्जाम तो नहीं होते, बट स्टिल इल्जाम बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं, इंडिया की साइड से भी आ रहे होते हैं और बाजू का यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी, जब हम वॉर ऑन टेरर की सिचुएशन में थे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा इल्जाम अगर लग रहे होते हैं, उसमें से अगर कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका हुआ है, अभी जैसे आप 2019 का उठाते थे, तो उसमें अगर वो इंसिडेंट ऐसा हुआ जो कि इंडिया प्रूव नहीं कर सका, राइट, तो वो फैक्ट नहीं होगा। वो क्या होगा कि एक एलिगेशन होगी जो कि किसी की तरफ से भी लगाई जाती है। अगर वो चीज प्रूव हो जाती, कहीं पे भी प्रूव हो जाती, या तो उसे इंडिया प्रूव कर देता, इंडियन जुडिशरी प्रूव कर देती, या कुछ भी इस तरह की कोई चीज ऐसी आ जाती, कोई ऐसा रिसर्च उसकी आ जाती जिससे वो चीज प्रूव हो जाती, तो हम क्या कहते कि हाँ जी चलो ठीक है, ये फैक्ट में काउंट होगा। लेकिन कुछ चीजें अगर वो प्रूव नहीं हुई हैं, तो उसका इल्जाम हम किसी पर नहीं लगाएंगे। हाँ, वो इंसिडेंट क्योंकि हुआ है, उसमें कुछ लोग मारे गए हैं, वो है, लेकिन मतलब वो बेसिकली एक फैक्ट है, लेकिन उसकी एलिगेशन जो है जब तक वो चीज कुछ प्रूव नहीं हो जाती है, हम उसको फैक्ट में नहीं गिन रहे होते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, और अगर आप एक लेमन की लैंग्वेज में इसको देख रहे होते हैं, तो जो है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट जब वो होता है तो वो किसी टाइम फ्रेम में हो जाता है, तो किसी भी चीज के साथ जब नंबर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें वो चाहे तो वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाए, चाहे तो वो डेट की फॉर्म में आ जाए, या किसी भी नंबरिंग के फॉर्म में जब वो चीज आ रही होगी, तो हम उसको फैक्ट में काउंट करेंगे, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं डॉन ओपन करती हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी इस तरह की चीज मिलती है जो कि इन्होंने किसी भी नंबर्स के फॉर्म में कहीं पे भी मिल जाती है, वो तकरीबन तकरीबन फैक्ट में काउंट होगी। स्टिल कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बट वो चीज क्या काउंट हो रही होगी, फैक्ट में काउंट हो रही होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से फैक्ट्स को हाईलाइट करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होता है, और अपनी फैक्ट बुक मेंटेन करनी होती है, वहां पर आप ये चीजें जाके लिख करेंगे, ठीक है। और आगे जाके मैं आपको टॉपिक्स भी बता रही हूँ, और बेसिकली वो टॉपिक्स हम जो है एक ही रजिस्टर पे लिख रहे होते हैं, और वो सारे के सारे टॉपिक्स उसी में दिए गए होते हैं, मतलब वो तकरीबन सारे टॉपिक्स उसी में कवर हो रहे होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के भी, करंट अफेयर्स के भी, इवन कुछ एसेज के भी। तो उसका जो डाटा होता है या उसकी जो रिसर्च होती है वो हम वहां पे जाके लिख रहे हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, जो मैंने दूसरा पॉइंट इसका लिखा हुआ है वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में ना चीजें आ जाती हैं दो तरह की, और जो रेफरेंसेस दिए भी गए होते हैं वो दो तरह के दिए गए होते हैं।
फर्स्ट टाइप कौन सी होती है, वो होती है, नंबर वन इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, बुक्स, बुक्स के रेफरेंसेस। अब ना जिस तरह से आर्टिकल्स दिए गए होते हैं, ठीक है, इसमें जब वो कोई बात करेगा या करेगी, उसमें वो क्या करेगा या करेगी कि एक जो पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसने पैराग्राफ के शुरू में कोई बात की, ठीक है, फिर वो कहता है कि देखें मैंने ये बात कर दी, ठीक है, उसने अपना पॉइंट वहां पे रेज कर दिया है। पॉइंट रेज करने के बाद अब वो क्या करेगा कि अपने पॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कहेगा कि देखो फलाना बंदा या फलानी बंदी अपनी बुक में ये बात बिल्कुल सिमिलर उससे करती है, या एटलीस्ट उसका 5 to 10% उससे मैच करता है, राइट। अब उसमें क्या चीज आ रही होगी कि अब आपने जब वो लिख रही होगी तो उसमें बुक का रेफरेंस किस तरह से दिया गया होता है, बुक नेम प्लस ऑथर नेम, ठीक है, ऑथर नेम भी दिया गया होगा, बुक नेम भी दिया गया होगा, और फिर उसमें कोई भी बात या कोई भी लाइन जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में करके दी गई होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से बुक नेम, ऑथर नेम और जो इन्वर्टेड कॉमास में जो लाइंस दी गई हैं वो आपने वहां से उठानी है और अपनी फैक्ट बुक में जाके उसी टॉपिक के अंडर लिख लेनी है जो टॉपिक आपका मेजरली वहां पे डिस्कस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो क्लाइमेट इशू के अंदर हुआ है, तो आप इसको क्लाइमेट इशू के अंदर जाके लिख रहे होगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दी गई होती वो बात, बस आपने बुक नेम दिया गया होता है, ऑथर नेम दिया गया होता है, और कुछ लाइंस लिखी गई होती हैं कि उस बुक में बेसिकली ये बताया गया है। आपने क्या करना है, आपने फिर भी इस लाइन को या उन वर्ड्स को वहां से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है और अपनी फैक्ट बुक में जाके उसको लिखना होता है। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल्स जो है या रिसर्च पेपर्स है जो पब्लिश हो जाते हैं sorry, उनके रेफरेंसेस दिए गए होते हैं। अब उसमें क्या करेगा, जो रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हो गए होंगे, अब यहाँ पे रिसर्च पेपर्स के थ्रू दो टाइप के जो रेफरेंसेस हैं वो दिए जा रहे होते हैं। फर्स्ट क्या है, कुछ जो है रिसर्च पेपर्स ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश कर रही होती हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश कर रही हैं तो वो क्या करेंगे, जहां पर वो ऑथर नेम आता है वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन हैज पब्लिश दिस रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट कौन सी होती है, रिपोर्ट का प्रॉपर टाइटल वो वही होगा, ठीक है, कि वो क्लाइमेट चेंज पर है वो रिपोर्ट, इकोनॉमी पर है वो रिपोर्ट, या कौन से मेजर इशू पर वो बात कर रही है वो रिपोर्ट। तो आपने क्या करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम प्लस आपने जिस भी टाइटल के अंडर वो जो है रिसर्च आर्टिकल लिखा गया है, टाइटल आप उसका उठाओगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में करके उसने जो भी बात की होगी आप वहां से उस चीज को एक्सट्रैक्ट करोगे। ये हो गई दूसरी टाइप के रेफरेंसेस। और इसी के अंडर ही बाज़ बात ऐसा होता है, जो सेकंड टाइप ऑफ रेफरेंसेस आ रहे होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जो है किसी एक इंडिविजुअल ने कोई रिसर्च पब्लिश की है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ जो रिसर्च इस तरह की पब्लिश की जा रही होती है तो वो एज एन इंडिविजुअल जो है वो उस टॉपिक पे उसकी अच्छी खासी रिसर्च होती है। हो सकता है कि वो 10 साल की हो, 12 साल की हो, 15 साल की हो सकता है उसने उस टॉपिक पे अपनी जिंदगी लगा दी हो, ठीक है, या हो सकता है 4-5 साल की हो, ज्यादा ना हो, बट स्टिल क्योंकि वो एक रिसर्च होती है फिर उसको पब्लिश किया जा रहा होता है और वो रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश किया जा रहा होता है, तो वो इंडिविजुअल क्या करेगा, अपना नेम लिखेगा, रिसर्च आर्टिकल का एक प्रॉपर जो है टाइटल देगा, और सिमिलर वे में उसको क्या करेगा, इन्वर्टेड कॉमास में अगर मतलब उसने लिखा हुआ है तो उस वही लाइंस एक्सट्रैक्ट की गई होंगी, अदरवाइज फिर भी अगर वो लाइंस एक्सट्रैक्ट नहीं करता उसको अपनी वर्डिंग में भी दे रहा है, हमने वहां से उन चीजों को कॉपी करके अपने पास सेव करना होता है, ठीक है। ये हो गए आपके रेफरेंसेस। और ये आपको रेफरेंसेस जो मिल रहे होते हैं ये ज्यादातर आपको मिलेंगे यहाँ से,
मतलब कॉलम से आपको एडिटोरियल्स में से कम मिल रहे होते हैं, एडिटोरियल्स में से फैक्ट्स ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप आते हो कोटेशंस की तरफ, कोटेशंस जो हैं जब वो दी गई होती है ना किसी भी कॉलम में, और ये कोटेशंस भी आपको एडिटोरियल्स में नहीं मिलती, जब वो कॉलम्स में लिखी जा रही होती है तो उनके लिखने का ना एक प्रॉपर स्टाइल होता है। जिस तरह से आप कोटेशन लिखते हो ना कि बिल्कुल ही दरमियान में जाके, ठीक है, प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमास यूज करके बिल्कुल ही सेंटर में जाके उसको लिखोगे, लाइंस का भी बिल्कुल सेंटर ही बन रहा होगा, और या तो फिर वो शुरू में दी गई होती है या तो फिर वो एंड में दी गई होती है। ठीक है, और वो आपको फौरन से, आप इवन अगर आप उसको अभी पढ़ा भी नहीं है, अभी आपने एक बार उसको सिर्फ सामने रखा है, आपको दूसरी नजर आ रहा होगा कि ये फलानी कोड इसमें दी हुई है। ठीक है, तो उसको लोकेट करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी, आपने कोटेशंस को भी वहां से उठाना होता है, और जिस टॉपिक के अंडर वो दी गई होगी या जिस मेजर टॉपिक को वो हैंडल कर रही होगी, आपने वहां पे जाके उसको लिख लेना होता है। ठीक है, फिर फोर्थ फॉर्म आ जाती है केस स्टडीज की। केस स्टडीज बेसिकली अब क्या होती हैं, नहीं लगा, और ये बंद होने वाला है। अच्छा, इसमें जो है फिर इसमें फोर्थ टाइप क्या आ जाती है केस स्टडीज की। केस स्टडीज किस तरह से होती हैं कि अब आपने ये देखना है कि कॉलम में बाजू बात इस तरह से बात की गई होती है कि किसी भी दो कंट्रीज को बाजू बात हो बाज़ात ऐसा होता है कि कोई भी दो कंट्रीज जो है वो उठाएगा और फिर और उनके फैक्टर्स को आपस में कंपेयर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स को उठाता है, और उन फैक्टर्स में से हो सकता है वो इकोनॉमी को उठाए, या हो सकता है इकोनॉमी प्लस पॉलिटिक्स प्लस सोसाइटी, सोसाइटी में भी उनके कल्चर पे भी बात कर सकता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे भी बात कर सकता है, उनके पॉवर्टी रेट पे भी बात कर सकता है, उनके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे भी बात कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग दीज ऑल दीज फैक्टर्स जो कि जो है किसी भी कंट्री ऊपर या नीचे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि उनकी कुछ ना कुछ रिपरकशन होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते आ रहे होते हैं सोसाइटी पर, तो अगर वो उन पर बात करता है तो, ठीक है, अगर वो उन पर बात करता है तो वो उनको आपस में कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना इन दो को उठाया है, अब वो क्या करेगा कि इन दोनों के फैक्टर्स को अगर वो डिस्कस करता है, या हो सकता है वो सिर्फ इकोनॉमी को डिस्कस करे, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, पॉइंट्स की फॉर्म में वहां से निकालना है। इकोनॉमी सिर्फ अगर वो इकोनॉमी उठाता है, लाइट क्यों चली, लाइट थी नहीं, आप इस पर फोन देखिए ऊपर आ रहा है। और ये बंद होने वाला है फिर से। अच्छा जी बच्चों, आपको आवाज आ रही है, मुझे थोड़ा सा बताइए ताकि इस चीज को हम कंप्लीट कर लें। यहाँ पे असल में लाइट का इशू हो गया, और मेरे ख्याल में अब नजर भी मतलब बहुत ही थोड़ी सी आ रही है आप लोगों को। ओके, ओके, चलो इस चीज को कंप्लीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब केस स्टडीज होती है ना, तो होता क्या है कि उनमें से कुछ चीजों को डिस्कस किया जा रहा होता है। ठीक है जी, अब जब उनमें से कुछ चीजों को डिस्कस किया जा रहा होता है या उनमें कंपैरिजन किया जा रहा होता है, तो हमने ये देखना होता है कि इनका कंपैरिजन किस तरह से दिया गया है, और उन कंपैरिजन के पॉइंट्स को हम निकालेंगे वहां से, और पॉइंट्स के फॉर्म में ही अपने पास उनको सेव करेंगे। ठीक है, ये होता है जो है वो कुछ केस स्टडीज होती हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरा फिर इसमें हम बात करते हैं।
ठीक है जी, ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स थे जिनको हमने कोई भी जब हम एक राइटअप ले रहे होते हैं और उनको पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें से हमने इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करना ही करना होता है, और हर सूरत में उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया है, वो छोटा सा आर्टिकल था, आप उसको रिवाइज करोगे, आपको हो सकता है कि पहले पढ़ते हुए आपको कोई 15 से 20 मिनट लगे हों, तो दोबारा से जब आप उसको पूरे का पूरा पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको दोबारा से भी 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, ये चले 10 मिनट्स लग जाएंगे। अब जो है, अगर 10 मिनट्स आपको यहाँ पर लग जाते हैं दोबारा से उसको रिवाइज करने में, तो क्या, और वो एक छोटी सी चीज है, ठीक है, तो जब आप बुक्स की फॉर्म में उसको पढ़ रहे हो या चैप्टर्स की फॉर्म में उसको पढ़ रहे हो कि जिसके नंबर ऑफ पेजेस भी ज्यादा हैं, तो जब आप उनको दोबारा से रिवाइज करने बैठोगे, दोबारा से जब आप रिवाइज करने बैठोगे, तो ये समझें कि आपको पहली दफा में जितना टाइम लगा था उससे कोई 15 से 20 मिनट कम लगा, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपना टाइम बचाना होता है, और जो टाइम होता है वो आपका क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है, आपका एक एक मिनट रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऑन योर पेपर। तो ये चीज रिफ्लेक्ट किस तरह से हो रही होगी कि हम कुछ भी पढ़ते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें, अपने पास सेव करें, और उसको जो है इस तरह से लिखें कि वो हमारे आगे जाके हमारे इवन पेपर्स तक में वो चीजें काम आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की हैं, इनमें से 2 से 3 पॉइंट्स रहे। ठीक है, और अब वैसे टाइम भी आपके नेक्स्ट क्लास का हो चुका है, तो उसको हम नेक्स्ट में जाके डिस्कस करेंगे, और फिर हम पाकिस्तान अफेयर्स का जो न्यू टॉपिक होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, अब मैं रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ऑफ कर देती हूँ। आमना, आपके कुछ क्वेश्चंस थे? जी